अगस्त का महीना, और इस अगस्त के महीने में जितने धार्मिक पर्व आते, उतना ही अगस्त के बीचों बीच एक राष्ट्रीय पर्व भी आता, जिसको आप स्वतंत्रता दिवस के रूप में जानते हैं। और जब भी पूज्य गुरुदेव से कोई ये प्रश्न करता कि निज धर्म, जिन धर्म और राष्ट्र धर्म के बीच में यदि किसी विशेष को प्राथमिकता देने की बात आए, तो सबसे पहले किस धर्म को प्राथमिकता देना। तो गुरुदेव हमेशा यही कहा करते, राष्ट्र धर्म के बगैर ना जिन धर्म का पालन करना संभव है और ना निज धर्म का पालन करना संभव। इसलिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित है तो हम धर्मात्मा सुरक्षित हैं, और धर्मात्मा यदि सुरक्षित है तो न धर्मोद्धार में कैर बिना, इस नीति के अनुसार धर्म भी सुरक्षित है। क्योंकि धार्मिक के बगैर धर्म कोई वस्तु नहीं हुआ करता। धर्म धार्मिक में ही प्रवाहित होने वाली एक वो विचार शैली है जिसके माध्यम से इस धर्मात्मा को पुण्यात्मा बनने का और अंत में परमात्मा बनने का अवसर प्राप्त होता। स्वाधीनता दिवस भले ही 15 अगस्त को आता, लेकिन स्वाधीनता तब तक सही मायने में नहीं समझी जा सकती जब तक कि पराधीनता का सही विश्लेषण ना हो पाए। गुलामी आज़ादी की सही अनुभूति कराने का एक मापदंड है, लेकिन गुलामी को पहचाने बगैर आज़ादी का आनंद भी नहीं पाया जा सकता। किन कारणों से ये भारत, जो हमेशा अपने नैतिक मूल्यों के रूप में स्वाधीन रहा, आज़ाद रहा, आखिरकार इतने बड़े नैतिक और विश्व गुरु को गुलामी की दास्ता क्यों झेलनी पड़ी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आज़ादी के पहले के भारत और आज़ादी के बाद का भारत, ये दोनों ही भारत हमें आज तुलना करने के लिए सामने उपस्थित हुए हैं। इसीलिए किसी एक दिन में इस पूरे विषय को समझ पाना कठिन है, तो हमने सोचा पूरा पखवाड़ा ही इस आज़ादी के पहले के भारत और आज़ादी के बाद के भारत का विश्लेषण करने के लिए होना चाहिए। इस बीच में आपके कुछ पर्व भी आएंगे, वो भी इसी भारत वसुंधरा के पर्व हैं, और कुछ पर्व ऐसे होंगे जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में और आपके लौकिक पर्व के रूप में भी जाने जाएंगे। उन सब का इन अगले 15 दिनों में, और हमें लगता है कि आज़ाद भारत में भी अपने प्रमाद की गुलामी झेलने वाले आपके बच्चों को यदि लगता है कि अब तो कम से कम उनका ही विषय आने वाला है, तो अपने विषयों से ऊपर उठ करके कम से कम इन 15 दिनों का लाभ तो वो ले ही लें। भले ही चातुर्मास उनको नसीब हो या ना हो, ये 15 दिन तो नसीब अवश्य हो जाएं। ये अपने घर में तुम लोग, चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे वो युवतियां हों, चाहे वो बड़े हों, सब के लिए सुनने लायक कुछ ऐसी चीज़ें मिलने जा रही हैं जिनको शायद आपने पहले बहुत कम सुना होगा अथवा ना ही सुना होगा। शुरुआत हम करते हैं, कभी भी किसी विषय को अथवा किसी वस्तु को अपने वश में करने की जब बात आती है, तो उसी वस्तु को तुम वश में करना चाहोगे जो आपको आकर्षण के माध्यम से वश में की हुई है। जो वस्तु आपको आकर्षित कर रही है, तो पहले उसने आपको वश में किया है, फिर आपका मन करता है कि मैं इसको अपने वश में ले लूं। बात ठीक है ना? ऐसी किसी को गुलाम बनाने की यदि जिद पैदा हो, तो पहले उसके बगैर मैं अपने अहंकार को,
मैं अपने अहमियत को और मैं अपने उस वहम को भी शायद सही दिशा नहीं दे पाऊंगा यदि वो वस्तु मुझे न मिल पाए। ये भाव जब जागृत हो जाता है तभी जाके किसी को गुलाम बनाने की जिद पैदा होती है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो स्थान हो। तो फिर तो भारत व्यक्ति, वस्तु और स्थान इनका समग्र रूप था जिसका नाम हिंदुस्तान था। और अलग अलग आतताइयों ने जब इस पूरे भारत वसुंधरा को एनालाइज किया कि कैसे इसको गिरफ्त में किया जा सकता है, इसलिए नहीं कि ये चूंकि एकमात्र भूखंड था जिसको हम अपने वश में कर लें, बल्कि ये भूखंड ऐसा सुसमृद्ध था, ऐसा नयनाभिराम था और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत लोगों को इतना आकर्षित करती थी कि इस आकर्षण ही उसको वश में लाने के लिए कारण बन गया। धीरे धीरे करके अलग अलग आतताइयों ने इसको अपने धनी तरीके से वश में करना चाहा, लेकिन छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ ये भारत कुछ कुछ रियासतों को तो अपने वश में करने के लिए कारण बन गया उन आतताइयों के लिए, लेकिन पूरे समग्र भारत को जब वश में करने की बात आई तो फिर बहुत गंभीर अध्ययन हुआ कि कैसे इसको वश में किया जाए। हाँ, भले ही उन अंग्रेजों ने, फिरंगियों ने 300 वर्ष तक इस भारत पर शासन किया हो, लेकिन इस भारत पर शासन करने के लिए कई वर्षों तक उन्होंने विश्लेषण भी किया। और जब हाउस ऑफ कॉमन्स, जो ब्रिटेन की एक संसद मानी जाती, उसमें जब ये बात रखी लॉर्ड मैकॉले के माध्यम से कि आई हैव ट्रेवल्ड ऑल ओवर द इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन एनी वैगर एंड थीप इन दिस इंडिया ऑल्सो। हालांकि इंडिया शब्द मुझे बोलने में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो हम उसको भारत के रूप में, आई हैव ट्रेवल्ड ऑल ऑफ द भारत एंड आई हैव नॉट सीन एनी वैगर एंड थीप इन दिस भारत ऑल्सो, कि मैंने पूरे चतुर्दिक्ष पूरे भारत की यात्रा की, लेकिन एक भी भिखारी और एक भी कोई नौकर या एक भी कोई चोर मुझे यहाँ देखने को नहीं मिला। इतने विशाल भूखंड पर ऐसा संभव नहीं है कि कोई भिखारी ना मिले, कोई चोर डाकू ना मिले। आखिरकार इस विशाल भूखंड पर ऐसा कौन सा चमत्कार है जो इनके भीतर, जो एक सामान्य से लोगों में पाई जाने वाली बुराई है, वो इनमें से किसी एक के पास भी नहीं है। जब ये हाउस ऑफ कॉमन्स में बात रखी जा रही थी, जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट माना जाता, संसद माना जाता, तो उन्हीं सांसदों ने पूछा कि तुमने ये समस्या तो बता दी, और उन्होंने ये भी कहा कि इसको, इस विरासत के रहते और यहाँ की जो एक सबसे बड़ी रीढ़ है उसको तोड़े बगैर हम इस भारत पर शासन नहीं कर सकते। तो पूछा ऐसी कौन सी रीढ़ है और ऐसी कौन सी विरासत है? तो कहा पहला तो यहाँ पर यहाँ की एक सांस्कृतिक विरासत जो संस्कारों से सनी पली बड़ी है, और दूसरा यहाँ की शिक्षा पद्धति। जब तक इस दो रीढ़ को हम ध्वस्त नहीं कर देंगे तब तक इस भारत को हम ब्रिटेन के परस्त नहीं कर पाएंगे। तो बोले इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले तो इनको अपने सांस्कृतिक मूल्यों से वंचित कर दिया जाए, इनको नैतिक दिवालियापन का शिकार करा दिया जाए, फिर इनको वश में करना किसी के भी वश की बात है। फिर तो हम फिरंगी हैं, हमारे पास तो सामर्थ्य भी बहुत है और धन भी बहुत है। और दूसरी, इनकी शिक्षा पद्धति को जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा और जब तक ये इनके मन में नहीं भर दिया जाएगा कि जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हें नाकारा बनाने के लिए कारण है, और जो हम पढ़ाएंगे वो तुम्हारे लिए शायद किसी साम्रांत और धनाढ़ होने के लिए कारण बनेगा, जब तक ये इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे ये हमारे वश में आने वाले नहीं हैं। समस्या का विश्लेषण भी हुआ और समस्या का समाधान भी दिया, लेकिन शुरुआत कैसे कराई जाए? क्यों? समाधान और विश्लेषण बहुत हो जाएं
लेकिन जब तक उसका अपने जीवन में अवधान का शुरुआत ना हो, तब तक उस समाधान का भी आपके जीवन में कोई सार्थक पहलू सामने आने वाला नहीं होता। तो क्या किया जाए? सबसे पहले इनकी सांस्कृतिक धरोहर से इनको बाहर निकाला जाए, बल्कि सांस्कृतिक रीढ़ जो है उसको ही तोड़ा जाए। अभी बहुत बारीकी से अध्ययन हुआ, सुनना, बहुत ऐसे विषय सामने आएंगे, ये तो शायद आपने मैकाले वाला कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन हम अब वो विषयों को लाना चाहेंगे जो शायद आपने बहुत कम सुने होंगे अथवा ना ही सुने होंगे। कि ये अध्ययन तो हो गया कि इसको हमें परास्त करना है, इसको अपनी गिरफ्त में लेना है, तो सबसे पहले इनकी रीढ़ को समझ, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को वश में करने के दो तरीके हैं, या तो उससे ज़्यादा मजबूत आप हो जाओ अथवा किसी उसकी कमजोरी को पकड़ के उसको कमजोर बना डालो। तो उससे ज़्यादा मजबूत तो हम हो नहीं सकते, हम 3 नहीं 10 जन्म भी ले लेंगे तो शायद भारत से मजबूत नहीं हो सकते, लेकिन भारत की कुछ कमजोरियों को अथवा जो उनकी मजबूती है उनको यदि कमजोर बना दिया तो इस भारत को वश में करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले इनका सांस्कृतिक पतन कराया जाए और इनकी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको नष्ट किया जाए। शिक्षा व्यवस्था को कैसे नष्ट किया हम आगे समयों में बताएंगे, पहले सांस्कृतिक पतन कैसे कराया जाए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज व्यक्ति यदि किसी रूप में कुछ एक स्तर वाला माना जाता है अथवा कुछ हमसे भी ज़्यादा दमखम वाला माना जाता है, तो बहुत कुछ उसके बाहर के लिबास से माना जाता है। और ये बाहर का जो लिबास है वो किसी व्यक्ति के भीतर कितना दमखम है इसको जानने के लिए कारण बनता है। वैसे ये भारत के रिवाज में नहीं है, लेकिन लिबास धीरे धीरे जब उस रिवाज से कुछ ना कुछ इंडल्ज हुआ, संलग्न हुआ, तो लोग मानने लग गए कि जिसका अच्छा लिबास है उसका अच्छा रिवाज होगा। तो सबसे पहले अच्छा लिबास, अच्छा परिधान, अच्छी ड्रेस, और ड्रेस का मतलब जो बाहर से तड़क भड़क वाली दिखती हो, भले ही भीतर से तुम्हारे लिए खोखला करती हो, उस ड्रेस को सामने लाया गया। अब जैसे ही तुमने ड्रेस बदला, तुम्हारे विचारों का एड्रेस बदलना बहुत आसान हो गया। जब किसी की शोक सभा में आप जाओ और बढ़िया सूट वूट टाई कोट पहन करके जाओ, गॉगल लगा के बोलो कि बहुत कहना चाहिए दुख हो रहा है कि आपने इतने अपने अहम व्यक्ति को खो दिया, तो जो दुखी व्यक्ति है ना वो भी थोड़ी देर के लिए अपना रोना गाना बंद करके बोलता है बाहर निकल, पहले खोलिया तो देख, पहले अपना टाई वाई सूट पहनकर आया, बोल रहा है कि हमारे क्या दुख हो रहा है। क्यों? तुम्हारे विचारों का जब तक तुम्हारे बाहर लिबास पर यदि हमें संकेत नहीं मिलेगा तो कौन मानेगा कि जो तुम बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। और किसी की यदि शादी पार्टी में बारात में जाओ और धोती दुपट्टा पहन करके पहुंच जाओ और डांस करने की सोचो, कर पाओगे क्या? क्यों? जहाँ का जो लिबास है, यदि वहाँ के रिवाज से तुमने वो लिबास नहीं पहना है तो उस रिवाज के हिसाब से तुम अपना कोई भी काम और कोई भी काज नहीं कर सकते। तो ऐसे ही उन्होंने पहले सबसे पहले ये किया कि देखो हम इस प्रकार से सूट वूट तरीके से, और सबसे पहले लिबास का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है तो पुरुषों की बजाय नारियों में ज़्यादा होता है। सुन रहे हैं आप लोग? ये लोग किसी को यदि हमसे ज़्यादा अच्छा दमखम वाला ड्रेस पहनकर दिख भी जाए तो जल्दी उसको पाने की कोशिश नहीं करेंगे। जब बार बार दिमाग पर हैमरिंग होगी तो शायद वो कहेंगे हम भी खरीद लेते हैं। लेकिन तुम लोगों के अंदर एक क्वालिटी भी है तो एक कमजोरी भी है। किसी दूसरे की ड्रेस तुम्हें यदि ये लग गई कि इसकी ड्रेस मुझसे अच्छी है, तो जब तक वो तुम्हारे पास ना आ जाए तुम्हारा दिमाग का जो कीड़ा है ना, तुम्हारे दिमाग को कुरेदने से शांत नहीं होता। गलत तो नहीं कह रहे हैं हम बिल्कुल जो सही समीक्षा करेंगे समय समय पर इस 15 दिनों में इनके भी खूब क्या बोलेंगे शूटिंग नहीं शूटिंग करेंगे, और जहां आवश्यकता पड़ जाए आपको भी नहीं छोड़ेंगे। सुनने तैयार हो तभी आना, और नहीं है तो अपने घर पे भी मत देखना। आप पहले से बोल दे रहे हैं, लेकिन चीज़ें आपको वो मिलेंगी जो वाकई में अपने लिए जो सबसे ज़्यादा आवश्यक था, उस चीज़ के लिए अभी तक जो मिलना चाहिए था शायद नहीं मिल पाया होगा, अब जो मिलने जा रहा है। तो लिबास को सामने लाया गया। और देखो दूसरा, एक बिच्छू जिसने बार बार जो डंक मारा
भारतीय नारियों के नैतिकता पर, तो वो था फैशन। क्या फैशन का बिच्छू, ये बार बार डंक मारता, और वो बिच्छू तो एक बार डंक मारे 24 घंटे में उतर जाता, लेकिन इस फैशन के बिच्छू ने ऐसे डंक कई बार मारे कि वो फैशन भी बना तो हमारा पैशन भी बना। और जब व्यक्ति पैशनेट हो जाता है तो फिर किसी भी चीज से अपने आप को पीछे नहीं रख पाता, उसके पीछे लग जाता है। अब सबसे पहले सोचा कि इनकी सांस्कृतिक समृद्धि के लिए जो उभय कुल वर्धिनी नारी होती है वो सबसे ज़्यादा समर्थ है, तो सबसे पहले नारियों को उनके नैतिकता से दूर किया जाए, ताकि जब उनकी सांस्कृतिक पतन को पाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इनके ऊपर, तो क्यों ना है इन्हीं को नैतिक पतन करा दिया जाए, तो ये तो पतन के शिकार पहले ही हो जाएंगे। बहुत एनालाइज किया, ये वो चीज़ें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जो शायद कभी आपने इतिहास में भी नहीं पढ़ी होंगी, क्योंकि इतिहास की पुस्तकों में भी अक्सर वही चीज़ लिख दी गई हैं जो अंग्रेजों ने आपके ऊपर थोप दी गई हैं। कौन पढ़ाता है आज राम भरत मिलाप की बात? वहाँ पर तो वही फ्रांस की क्रांति और रूसी क्रांति बताई जाएगी, वहाँ पर तो वही द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध बताया जाएगा, क्योंकि जहाँ पर उन्माद हो, जहाँ पर आतंक हो, जहाँ पर कुछ ऐसा आतताई वाला माहौल हो, वहाँ पर मिलाप अच्छा नहीं लगता, वहाँ पर तो कैसे युद्ध पैदा किया जाए वही उनको मात क्रुद्ध करने के लिए कारण बनता। तो इनकी सांस्कृतिक विरासत को तोड़ने के लिए जो सांस्कृतिक समृद्धि की सबसे बड़ी रीढ़ है यहाँ की नारी, और नारी की भी रीढ़ है उनका नारी धर्म, पहले उस नारी धर्म से नारियों को वंचित कर दिया जाए। आप लोग सुन रहे हैं ये कहाँ से शुरुआत हुई है और आज हम कहाँ जाकर के अपने नारी धर्म को एक अलग ही रूप दे चुके हैं। चाहते तो हैं कि नारी धर्म का सम्मान हो, लेकिन पहले नारी नारी धर्म का सम्मान करना सीख जाए, फिर तुम ये अपेक्षा करना कि पुरुष भी नारी धर्म का सम्मान करने की बात करें। जब तक तुम अपने गुणों की स्वयं सराहना नहीं करोगे, तब तक किसी को फुर्सत नहीं है कि तुम्हारे गुणों की सराहना करने के लिए वो समय निकाले। और तुमने नारी धर्म का सम्मान सिर्फ इतना मान लिया है कि हमें समानता का अधिकार मिल जाए। तुमने नारी धर्म का सम्मान सिर्फ इतना मान लिया है कि वुमन एम्पावरमेंट की बात कर दी जाए। तुमने नारी धर्म का सम्मान सिर्फ इतना मान लिया है कि वुमन लिबरलाइजेशन की बात कर ली जाए। नारी स्वातंत्र, नारी शक्तिकरण और नारी की समानता, ये तीन ही तुमने नारी धर्म के पर्याय मान लिए हैं। हमें लगता है ये तीन ही नारी धर्म की पर्याय ना होकर के नारी धर्म की विनाश की पर्याय के लिए कारण बने। थोड़ा सा अटपटा लगेगा, शुरुआत में सुनने में बहुत अटपटा लगेगा, लेकिन जब ये चीज़ें पूरी आप तय तक जाके समझोगे तो आप ही स्वीकार करोगे कि ये तीनों नारे जिनसे तुम्हें किनारे करने चाहिए थे, उन्हीं को तुमने नारी धर्म का सबसे बड़ा पोषक मान लिया। कुछ अजीब सा विषय है, लेकिन अजीब सा विषय भी साधु के मुख से यदि आ रहा है तो कुछ न कुछ अजीब व गरीब घटने लग गया होगा। इसलिए साधु को भी तुम्हारे नैतिक गरीबी के कारण नैतिक समृद्धि के रूप में ये बातें बोलनी पड़ रही हैं। हमारे संस्कारों की नीलामी ही इस भारत की गुलामी के लिए कारण बनी है। ये प्रसंग आगे भी चलता रहेगा। अहिंसा परमो धर्म।